हाय फ्रेंड्स, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हमने पहला जो चैप्टर कंप्लीट किया, पहला मतलब इसके पहले का, उसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, प्लानिंग, करेक्ट ना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये अपन देखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। ऐसे 4-5 पॉइंट अपन ने देखे थे। अभी यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये उसका ही वर्जन है। खाली फ़र्क क्या, मैं आप पहले समझ लो कि दोनों चैप्टर में फ़र्क क्या है। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने एक जनरल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि जो सब जगह पे अप्लाई होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको घर में किचन मैनेज करना है, करेक्ट ना, आपको एज ए स्टूडेंट आपका स्टडी मैनेज करना है, करेक्ट ना। तो अपन ने जो चैप्टर 11 में पढ़ा था वो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, करेक्ट ना। मतलब क्या होगा, देखो मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल उसके सेम ही है, लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जांपल देखी, हाउस होल्ड में जब उसको अपन अप्लाई करते हैं तो अलग तरह से वो प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, करेक्ट ना। जब आप आपके स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं उसको अलग तरह से अप्लाई किया जाता है। मैं मेरे काम के लिए जब उसको अप्लाई करता हूँ मैं अलग तरह से अप्लाई करता हूँ। बच्चे जब खेलते हैं तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट लगता ही है, टीम वर्क रहता है, तो वहाँ पे वो अलग तरह से अप्लाई होता है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि एक पर्टिकुलर कोई इशू है उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अपना मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है। अभी आपने को अगर मैच जीतना है तो एज अ टीम वी नीड टू मैनेज, मतलब प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है, ये जनरल मैनेजमेंट हो गया। बट अपने को कुछ स्पेसिफिक काम करने पड़ेंगे ताकि अपन मैच एक कन्फर्म जीत जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू गेट क्रिस गेल आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, वी नीड टू गेट, करेक्ट ना, उनके जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको आपको फटाफट आउट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है वो कितने अच्छे रन्स बनाते हैं, वन साइडेड मैच खींच लेते हैं। तो उसको आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा अदर देन नॉर्मल मैनेजमेंट। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रैटेजिक इज मोर फोकस्ड, स्ट्रैटेजी इज मोर फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट आपने आपका स्टडी ऐसे प्लान किया है, मैनेज किया है कि आपका सभी स्टडी बराबर टाइम पे हो जाए। एंड व्हेन आई से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपने एक सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा फोकस किया है कि ताकि आप उसमें 70-80 स्कोर करो, ताकि आपका बाकी सब्जेक्ट का लोड क्या हो जाए, कम हो जाए। सो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर थिंग। विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर थिंग, आप जो मैनेजमेंट करते हो एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए, वो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, कि सामने एक ही लक्ष्य था बस वो। तो जनरल मैनेजमेंट क्या हो सकता है एज पर प्रीवियस चैप्टर, और प्लानिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज स्पेशल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि मेरे को इन 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेके आना है, तो फॉर दैट यू नीड स्पेसिफिक टारगेट, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फिर वो अचीव होगा। तो वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो बाकी आपको 60% पॉइंट सेम ही दिखेंगे यहाँ पे, बट ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको पढ़ने में ईजी होगा। सो एकदम आसान चैप्टर है। चलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन दैट डील्स विथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ अ विजन अबाउट पर्पस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये एमसीक्यू के लिए आएगा, है ना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है, तो उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद लास्ट चैप्टर में, कि बाय 2025 एग्जांपल, कंपनी का विजन है कि वो इंडिया में लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बने। वो लार्जेस्ट क्या बने, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बने। तो ये लॉन्ग टर्म विजन हो गया, करेक्ट ना। तो इसकी तरफ जाना है तो वी नीड स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विथ फोकस्ड। चैंडलर डिस्क्राइब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी ये नाम पूछ सकते हैं आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट दिस गोल्स। देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फोकस रखो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कि नंबर 1 बनना है इन 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025, वैसा है। तो वो अचीव करने में अपना मैनेजमेंट के जो अपन ने चैप्टर 1 में पढ़े थे पहले, वो प्रिंसिपल काम को आते हैं। सो दिस इज मोर स्पेसिफिक प्लानिंग विथ मोर फोकस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर पे फंक्शन है ना, तो अपन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके प्लानिंग करते ताकि नाम खराब ना हो जाए, विथ मोर फोकस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
जनरल बर्थडे फंक्शन है तो अपन जनरल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल सकता है, बट व्हेन इट्स कम टू मैरिज स्पेसिफिक फंक्शन तो अपना ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहता है. एज पर ग्लुक, दैट सेट ऑफ डिसीजन एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज टू हेल्प अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. According to Payne and Nunes, strategic management involves decision making. The activity in the organization have wider ramification, have long-term perspective, use critical resources. सेम ही अल्टीमेटली. आप देखो हर एक उत्तर का डेफिनेशन अलग है, अभी एक्चुअली पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आपके लिए चैलेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ. ये नाम 1, 2, 3 और ये 4, तो इसमें ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या कीवर्ड यूज हुए हैं. ग्लुक ने क्या बोला है, सेट ऑफ डिसीजन एक्शन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी. हैम्ब्रिक एंड चेन ने क्या बोला है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर गोल एंड इनिशिएटिव टेकन बाय कंपनीज टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, असेसमेंट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट विद इन द विच ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिट्स. बराबर है. खाली गोल डिसाइड करके मतलब नहीं ना कि आपने को टू व्हीलर लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर बनना है, और उसके लिए आपने को डिसीजन लेने पड़ेंगे, उतने रिसोर्सेज है कि नहीं आपको देखने पड़ेंगे, कंपटीशन कितना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल लेवल कहाँ पे वीक है, कौन से नए मशीन्स परचेस करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा, बड़े स्केल पे काम करना पड़ेगा तो मशीन्स बदलने पड़ेंगे, वर्कर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मैनेजमेंट का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है उसमें. तो ये 4 जो चीज़ें हैं तो ये आपको भी तो डेफिनेशन लर्न मत करो, पर ये जो कीवर्ड्स है ना, चैंडलर ने क्या बोला है, लॉन्ग टर्म गोल, कोर्स ऑफ एक्शन, ग्लुक, पेन एंड हैम्ब्रिक एंड चेन. तो ये जो वर्ड्स है दोस्तों, इसको 2-2, 4-4 बार पढ़ के रखो, क्योंकि मीनिंग तो सबका एक ही है, बट ये एमसीक्यू में स्पेसिफिक वर्ड आ सकते हैं इसलिए. Therefore, it can be understood from the analysis of above definition that strategy management provide overall direction to the management, includes specifying the organization objective, developing policy plan designed to accomplish this objective, allocating resources for the implementation of such plan. तो ये पूरा अगेन ये वर्ड ध्यान में रखना है, इसमें से एक आधा एमसीक्यू के लिए आ सकता है. ठीक है, चलो. देन और एक है माइकल पोर्टर, a unique valuable position, making trade-off by choosing what not to do, creating fit by aligning company's activity with one another to support the chosen strategy. वही है what not to do, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके साथ सभी के काम अलाइन करना है. मतलब जो एम्प्लॉई है उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव अलग नहीं हो सकता, वो एक ही लाइन में होना चाहिए, तभी कंपनी ग्रो होगा और वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. तो ये इसमें दिया है. ठीक है, तो ये बस 1-2 बार पढ़ के रखना. स्पेशल वर्ड्स आएंगे, आपको नाम ध्यान में रखना है. तो कितने ऑथर हो गए, पहला माइकल, हैम्ब्रिक, पेन, ग्लुक एंड चैंडलर, ये 5 लोगों के नाम इसमें हैं. अभी पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं. चलो अभी अपन आते हैं अच्छे थ्योरी में. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट ए स्टैटिक बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स. करेक्ट. क्यों स्टैटिक नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट पहले काफ़ी स्टेबल था. मतलब पहले एक बार बजट बनाया, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, वो 3 साल तक सब लोग वही फॉलो करते थे, क्योंकि उस समय बिजनेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर 1991 बाहर के कंपनीज इंडिया में आ गए, अपने कंपनी का बाहर रीच बढ़ गया, तो वो नॉर्म्स मीट करने के लिए करेक्ट ना अलग अलग बड़े स्केल पे जाके काम करना पड़ा. तो डायनामिज्म बढ़ गया, बाहर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट अपने बिजनेस पे होता है, यहाँ पे कुछ हो गया तो वहाँ पे इम्पैक्ट होता है. सो नाउ इट्स ऑल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी. तो स्लाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉजेज मेजर चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट. तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दैट इज द मेजर चैलेंज. मैंने आपको बजट में भी बोला था, ये बजटरी कंट्रोल में, कि बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज अभी काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि इतना एनवायरनमेंट बिजनेस डायनामिक हो चुका है. अगर बजट में बार बार चेंजेस करोगे तो फिर वो बजट रहेगा ही नहीं, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी स्टैंडर्ड. तो ये दीज आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस दे आर फेसिंग. बट इसका उपाय क्या है, कुछ भी नहीं है. जैसे बाहर चेंज होंगे खुद को चेंज करना है. जो खुद को चेंज नहीं करेगा
वो दुनिया की रेस में पीछे रह जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड सेटर। हाँ, जिस दिन आप ट्रेंड सेटर बन जाओगे देन यू कैन हैव योर ओन से। लाइक कंपनी का एप्पल है ना, उन्होंने खुद का एक ट्रेंड सेट किया है, उनका एक रेपुटेशन सेट किया है। सो उसके प्रोडक्ट कभी आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, और उल्टा उनके प्रोडक्ट को डिमांड ज़्यादा रहता है, ट्रेंड सेटर वैसा है। अब द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो भी और मैक्रो भी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो खाली आपके इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, एंड कुछ फैक्टर ऐसे जो पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पुराना टेक्नोलॉजी है तो दैट विल अफेक्ट ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट ना, बट गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होगा, इट विल अफेक्ट एंटायर इंडस्ट्री, वही उसका मतलब है। सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव दैट मीट द ऑब्जेक्टिव एंड देयर आफ्टर रीअसेसमेंट ऑफ सच स्ट्रेटेजी। ये एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको इम्प्रूव होना है तो खुद का रिव्यू लेते रहो। जैसे मैंने कहा, मैं हर संडे मेरा रिव्यू लेता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू इम्प्रूव बस। तो क्योंकि देखो, प्लानिंग करना आसान है, बट एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं उसके लिए रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, एकदम अगेन की वर्ड्स हाईलाइट करो। हाँ, कौन से वर्ड की सर, ये हाईलाइट करके रखो आप, ये हाईलाइट करो ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो। चलो, नाउ 4 फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अभी पूरे जो चैप्टर है इन 4 फेजेस के ऊपर है, ये हार्ट है इस चैप्टर का। पहला है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड करता हूँ या जब भी कोई मैं स्ट्रैटेजी फिक्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब उसका प्राइस कितना होना चाहिए या उसका सेल्स कितना होना चाहिए, एंटिसिपेटेड सेल्स, करेक्ट, ये मेरे को पता कब चलेगा, आई नीड टू स्कैन माई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, उनके प्रोडक्ट के क्या नॉर्म्स है, मेरा प्रोडक्ट वो कहाँ पे कॉम्पीट कर पा रहा है उनसे, क्या उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, करेक्ट ना, समझ में आ रहा है कि ना आपको, ये इशू है। उसके बाद अपने इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल वीकनेस क्या है, गवर्नमेंट के पॉलिसी कितने चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है, तो ये सब एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना पड़ता है, उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टॉप मैनेजमेंट विल हैव टू रिव्यू द करंट परफॉर्मेंस, टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू स्कैन इंटरनल एनवायरमेंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो ये मैं लाइव क्लास में भी एग्जाम्पल देता था कि 2016 के पहले ये पेन ड्राइव ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो मेरे लिए मार्केट खाली पुणे था, जिन बच्चों को मैं 300-400 बच्चों को हम लाइव पढ़ाते थे वही मार्केट था, करेक्ट ना। 2016 के बाद क्या हो गया, वर्चुअल आ गया। अभी काफ़ी लोगों ने बोला ये तो थ्रेट है लाइव के लिए, मैं बोलता हूँ ये थ्रेट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अर्लियर आई कैन अप्रोच ओनली लोकलाइट स्टूडेंट, यहाँ जो बाहर से पुणे आते, नाउ आई कैन अप्रोच ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट भी है। थ्रेट क्यों है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, मैं जो सब्जेक्ट एक फैकल्टी पढ़ा रहा है वो 10 फैकल्टी पढ़ा रहे, पढ़ाने दो, अल्टीमेटली क्वालिटी सर्वाइव होता है। जैसे आप भी लेक्चर चेक करके लेते हो ना, ऐसा नहीं कि जो सस्ता है वो लेते हो, ऐसा ले रहे तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है ना। आप मेरा नहीं, किसी का भी प्रोडक्ट लो, बट क्वालिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, नंबर ऑफ आवर्स चेक करो, बच्चों से उसका रिव्यू लो, स्टूडेंट सबसे सच्चा रिव्यू देते हैं, बट काफ़ी बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट का भी फोकस सस्ते पे बहुत शिफ्ट हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर। मैं बोलता हूँ आप सस्ता लो, नो डाउट, बट पहले क्वालिटी अच्छा है तो सस्ता लो। आई एम नॉट अगेंस्ट सस्ता, बट मेक श्योर कि आप जिस फैकल्टी के प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक करियर कोर्स है, यहाँ पे पैसे नहीं बचाने के। मैंने देखा है स्टूडेंट 500 रुपीज़ के लिए हमसे झगड़ा करता है डिस्काउंट दो, लेकिन वो मोबाइल 1 लाख का यूज़ करता है। दिस इज़ द ट्रेंड। मतलब मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट की सोच क्या है, मेरे को सोच में नहीं आ रहा है। वो होटल में 2000 रुपये ऐसे उड़ा देता है, शॉपिंग के लिए गया तो खाने के लिए गया होटल में, बट उसको किसी का अच्छे सर का प्रोडक्ट लेना है, बोलता है प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं सस्ता वाला लेता हूँ, फुकट में किधर मिलता है देखता हूँ। नथिंग इज़ फ्री, ध्यान में रखना, है ना, ऐसा है। चलो, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग पहला है, तो अपन इसका एक डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। लिखो 4 फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस।
इसमें इसमें क्या क्या करना है बताता हूँ. रिव्यू करंट परफॉर्मेंस एंड review current performance and analysis of internal and external environment. ठीक है, चलो लिख लो. हॉरिजॉन्टल पेज लगेगा, वर्टिकल में मुश्किल है. आप बिठा सकते हो, अच्छी बात है. हो गया. चलो आगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. हाँ, अभी अपना लॉन्ग टर्म गोल फिक्स हो गया कि अपने को वर्ल्ड कप जीतना है, अपने को खेलने जाना है इंग्लैंड, है ना, यूके. तो वहाँ पे पिचेस बाउंसी होती है, तो वी नीड मोर फास्ट बॉलर रादर दैन स्पिनर. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन मैं आपको बताऊँ. एंड इंडिया में खेलना है तो स्पिनर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक टर्निंग होता है. तो देखो, इंडियन क्रिकेट टीम में भी जब सिलेक्शन होता है ना, तो टूर्नामेंट कहाँ पे, उसका एनवायरनमेंट क्या है. तो व्हेन वी गो अब्रॉड वी टेक मोर फास्ट बॉलर बिकॉज देर इज अ मोर स्कोप फॉर स्विंग बॉलर रादर देन स्पिन. वहाँ पे स्पिन कम होता है. फास्ट देखो, फॉरेन कंट्री के फास्ट बॉलर ज़्यादा फेमस है, एंड स्पिनर जो है वो एशियन कंट्रीज़ के फेमस है, लाइक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अपने ऐसे, अपने यहाँ पे पिचेस टर्न बहुत होते हैं. तो हियर देर इज अ मोर स्कोप फॉर स्पिनर. ऐसे नहीं कि फास्टर को कम है, बट स्पिनर दे हैव टेकन मोर विकेट्स. तो पिच तो बस वही है स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन, कि भाई वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है, कौन कौन से पिचेस पे किसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा रहता है और बाउंसी पिचेस रहते हैं. करेक्ट ना. तो जिनका हाइट छोटा है उनको तो और तकलीफ होता ही है, सर के ऊपर से बॉल ना चला जाए. देखो, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव टू विन द वर्ल्ड कप. बेस्ट टीम क्या हो सकता है, एंड देयरफॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस. देश का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड कप लेके आना. आफ्टर कंडक्टिंग एनवायरमेंट स्कैनिंग, मैनेजर फॉर्मेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी. अच्छा, ये स्ट्रेटेजी पुराने CS फाउंडेशन में था, है ना. 3 तरह के स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ. आई विल एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी 1 मिनट. नेक्स्ट लिखो यहाँ पे. तीन तरह के स्ट्रेटेजी होते हैं. एक होता है कॉर्पोरेट, एक दूसरा उन्होंने क्या दिया है, बिजनेस, फंक्शनल. नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. पूरे बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटेजी ओवरऑल कि अपने को 2025 में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है इन टर्म्स ऑफ नेट वर्थ. लेट्स से कंपनी लाइक रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडिया में तो नंबर 1 है ही वो. तो ये ओवरऑल ग्रुप के लिए रहता है. व्हाट इज बिजनेस यूनिट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचना है तो हर एक मार्केट का रिक्वायरमेंट अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोडक्ट साउथ इंडिया में सेल नहीं होते. क्यों? क्योंकि दे वांट 100% इंग्लिश. मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट डबल रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं टैक्स सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ. उसमें इतने अमेंडमेंट्स आते हैं, इतने अपडेट्स आते हैं कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता. बट मैं सोच रहा हूँ कि आई रिकॉर्ड ऑल द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो, सो दैट वो भी मार्केट मेरे लिए ओपन हो जाएगा. उसको बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी. मीन्स स्ट्रेटेजी फॉर पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस मार्केट में बिजनेस करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये होता है बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी। एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन। या आई विल से एग्जीक्यूशन। है ना, तो ये इसमें होता है टॉप मैनेजमेंट, और ये एग्जीक्यूशन में मतलब बाकी के जो सबऑर्डिनेट वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे तीन ये एग्जाम में आने वाला, आज ही बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू के लिए। व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज आर देयर। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी विच इज फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर पर्टिकुलर मार्केट, हाउ टू, जैसे मेरे लिए हाउ टू क्रैक साउथ इंडिया मार्केट, आई नीड टू रिकॉर्ड ऑल द लेक्चर इन इंग्लिश विच आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ईयर। मैं प्लान कर रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम। जैसे ये सब्जेक्ट जो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरी इच्छा 4 साल से थी, है ना। पहले वो पहले अकाउंट्स था खाली, 2017 से थी कि रिकॉर्ड करूँ, बट अभी 2020 में मेरे को कोरोना की वजह से पूरा मैं फ्री हो गया एंड देन आई रिकॉर्डेड, क्योंकि पहले मैं MBA कॉलेज में पढ़ाता था ये, बट टाइम नहीं मिलता था या ड्यू टू सर्टन रीजन। बट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग फ्रेश लेक्चर्स एंड आई एम गिविंग यू ऑल द अपडेटेड लेक्चर्स। और इसमें भी अगले साल मैं हर साल नए नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डालूंगा। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, आई आफ्टर सम टाइम आई विल इंटरेक्ट विथ यू पर्सनली, आई विल टेक योर फीडबैक, एंड आपको लगता है कि इसमें और आपको हेल्प चाहिए तो आई विल रिकॉर्ड ऑल दोज लेक्चर्स ऑल्सो। तो ये पूरा प्रोडक्ट ऐसा बना के दूंगा कि जो आपका पर्पस फुलफिल करेगा। स्ट्रैटेजी क्या है मेरा, स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए ना। देखो मेरा प्रोडक्ट तो मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा, मैं क्यों बोलूँगा मेरा प्रोडक्ट खराब है, बट एक्चुअली आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ, आपका अगर रिजल्ट आते तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मतलब नहीं है। सो आई विल बी डूइंग सम इंटरेक्शन विथ यू एंड वेयर एवर यू नीड मोर हेल्प आई एम ऑलवेज देयर। तो ये लेक्चर अगले साल अगेन मैं हर साल इसमें अपडेट करके और बेटर करने की कोशिश करने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि एक बार रिकॉर्ड करके रख दिया एंड हर साल वही बेचता रहूँगा, नहीं। एवरी ईयर यू विल फाइंड सम इम्प्रूवमेंट। यू नहीं, आप जिन दोस्तों को रिकमेंड करोगे ना, आप आपके और उनके नोट्स चेक करना, यू विल फाइंड सम डिफरेंस, है ना। 10, 15, 20% जहाँ जहाँ पे और स्कोप इम्प्रूवमेंट का डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये लिख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन वही दिया है, 3rd स्टेप। एक्चुअली फंक्शनल स्ट्रैटेजी में ही, फंक्शनल मतलब क्या, काम उसमें हो जाता है। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीज पुटिंग चूजन स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, ये एक्चुअली वही है, डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। बता दो मैं, तो अगर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, अरे ना, तो आपने को क्या करना पड़ेगा बताओ। स्ट्रैटेजी डिसाइड हो कि फंक्शन ऐसे ऐसे अपने को करना है, तो उसके लिए आपको पैसा अलोकेट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक लोग आपको लगेंगे अलोकेट करने के लिए, करेक्ट ना। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा कि भाई तू शादी का ये काम तू करेगा, ये काम मैं करूँगा, पैसा इससे लेके आओ, इसको ये काम बोलो। सो अपने को पूरा काम को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक बार स्ट्रैटेजी फिक्स हो गया ना कि अपन शादी इस प्रकार से करने वाले हैं, ये फंक्शन होगा, इस दिन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसको आई एम सॉरी पार्ट पार्ट में ब्रेक करके करना पड़ेगा। चलो लिखो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। उसको एक पॉइंट नहीं लिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, नहीं तो क्या ऐसा एलोकेट करके थोड़े काम होते हैं। उसको बोलना पड़ता है भाई तू जिम्मेवार इस काम के लिए, तभी वो काम होता है। जैसे आपको घर वाले बोलते हैं ना भाई ये काम तू ही करेगा शादी में, नहीं तो ऐसे बोल दिया कोई भी काम उठा के करो, होगा क्या, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जैसे मैंने जिन बॉस के पास मैंने काम किया ना, वो इतने स्ट्रिक्ट थे
कि अगर मेरे हाथ से अगर एक चेक लिखने गलत होगा तो 2 रुपये मेरे हिस्से में से काटते थे। हाँ यस, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है 2 साल, 2011-12, और मेरे पगार से पैसे कटे भी है। 2 रुपया चेक लिखते से मेरे से मिस्टेक होता था, क्योंकि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा देखता था, लोन डिपार्टमेंट में था, तो मेरे को डिसबर्समेंट में करता था बहुत सारे। तो उस समय एक चेक का सिस्टम था, ऑनलाइन इतना फेमस नहीं हुआ था उस समय, ये 2012-13 से हुआ। तो मैं चेक बना के देता था पार्टी को, कभी मिस्टेक होती थी तो एक चेक कट गया तो मेरे अकाउंट से 2 रुपये वो काटते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। वो बोलते थे कि मेरे ऑफिस में काम करना है तो बेस्ट है तो काम करो, नहीं तो फिर मत करो, वैसा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि भाई तेरा काम है, जितने चेक खराब होंगे मंथ एंड में हिसाब से पैसा कट। तो मेरे हर महीने 2-4 चेक होते थे इनिशियली खराब, पर बाद में ऑनलाइन की वजह से मैं बच गया, ऐसा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो उसमें दिया नहीं आप लिख के रखना। आगे इवेल्युएशन, अगेन सेम, strategy evaluation is the final step of strategy management process. The key strategy evaluation activity are appraisal, internal and external factors that are root of present strategy, measuring performance, taking corrective action, ये important है। Evaluation ascertain that the organization strategy as well as the implementation is line in with organization objective, बराबर है। मतलब आप इवेल्यूशन क्यों करना है कि मैंने जो टारगेट रखा है, जैसे आप आपके स्टडी का इवेल्यूशन करते हैं कि नहीं, कि अपन ने जो टारगेट सेट किया अपन उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस कंपोनेंट्स आर द स्टेप दैट आर कैरिड आउट इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान। प्रेजेंट बिजनेस दैट हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान विल रिवर्ट, ये लास्ट लाइन छोड़ दो यहाँ से, ये मत पढ़ो, कुछ काम का नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है बताता हूँ मैं जितना लिख के दे रहा हूँ उतने ध्यान में रखो, इट्स मोर देन इनफ फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में क्या होगा, पहला नहीं, पहले लिखो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड दूसरा टेकिंग corrective actions। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। आई होप आपने डायग्राम पूरा लिखा है, बस ये एक बार आपने लिख लिया ना तो वो नोट्स नहीं बाद में पढ़े तो भी चलेगा। इसमें मैंने सब जो पॉइंट्स जो एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है। रेस्ट एश्योर आपको कुछ भी अड़चन नहीं आएंगी। आप स्कैनर देख लो, विद दिस डायग्राम सामने रखो, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलो आगे, द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। हाँ मतलब क्या है कि ना व्हाट डू बाय कंपोनेंट्स। अभी ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या करना अपन ने पढ़ा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्लान सेट करने पड़ेंगे। तो ये काम करने के लिए क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो यहाँ पे दिया है। देखो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होना चाहिए, बराबर है। सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका मेन काम क्या है, डिसीजन लेना, इवैल्यूएशन करना एंड करेक्टिव एक्शन लेना। अभी वो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए यू नीड करेज। जो सामने वाला बंदा है वो आपको सुन भी सकता है या नहीं भी सुन सकता है। सो यू नीड लीडरशिप क्वालिटी टू एक्सप्लेन हिम व्हाई दिस इज टू बी डन एंड व्हाई दिस इज नॉट टू बी डन। क्या सही है क्या गलत है ये सामने वाले को बताना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। यू कैन नॉट फोर्सफुली आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पूरा मतलब यू डील विद ऑल ह्यूमन बींग्स, तो आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मैनेज दिस। मतलब इफ़ यू आस्क मी इन वन लाइन, इस प्रोसेस का एक ही जवाब है, रिलेशनशिप। तो इफ़ यू कैन बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ एवरीवन, देन दिस प्रोसेस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, अदरवाइज इज बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। तो बाकी सब तुम्हें पढ़ने वाला हो, बट अल्टीमेटली आप देखना लीडरशिप मतलब क्या है, जो मेन पर्सन है, हाउ विल लीड द टीम, टीम को लीड कैसे करेगा, रिलेशनशिप, करेक्ट ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इंडियन क्रिकेट टीम लो, महेंद्र सिंह धोनी एक्सेलेंट लीडर,
Sachin Tendulkar failed as a leader, but number one batsman in the world. Rahul Dravid not successful as this thing. Saurav Ganguly successful. Azharuddin successful. Dhoni very very successful. So leadership वो सबको साथ में लेके चलते हैं. तो ये स्किल है, वो साथ में लेके कब चल सकता है? आपके रिलेशन सबके साथ क्या हो, अच्छे हो, तभी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे फैकल्टी का ग्रुप है, तो पुणे में जितने फैकल्टीज है सब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है. मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि विपुल सर के कॉम्पिटिटर है. यस, प्रोफेशनली वी आर कॉम्पिटिटर, पर रात को हम कॉफ़ी पीने के लिए रोज़ मिलते हैं. उससे एडवांटेज क्या होता है, कौन स्टूडेंट मेरे अगेंस्ट क्या बोलता है मेरे को सब पता चलता है. मतलब मैंने काफ़ी स्टूडेंट के तो स्क्रीनशॉट देखे, करेक्ट ना. बट एनीवे इट्स ओके. देखो मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, करेक्ट ना. स्टूडेंट का उसका ओपिनियन है, अपन उसको गलत नहीं बोल सकते, करेक्ट ना. मैं कभी स्टूडेंट को कॉल बिल नहीं करता, कभी चिल्लाता नहीं, क्योंकि वो उसका थॉट है एंड हर एक आदमी को खुद की ओपिनियन देने कर रहा है. तो किसी को मैं नहीं पसंद है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं इंसान हूँ. आई कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, है ना. बेसिकली यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर सेल्फ, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू सेटिस्फाई. हाँ, 90-95% आई कैन रीच. मतलब इतना मैं आपको डेफिनेटली अच्छा पढ़ा सकता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना. ओके, तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. तो अभी हम सब ट्रिप को जाते हैं, हम हर 6 मंथ तिरुपति जाते हैं, तो पूरा प्लानिंग मेरा होता है, पूरा लीडरशिप. वहाँ पे मैं लीडरशिप रोल में रहता हूँ. बहुत लोगों को पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है, कब मिलना होता है. हमको पता नहीं, विपुल सर ने प्लान किया है. खाली उनको बोलता हूँ कि सुबह 2 बजे एयरपोर्ट आना है, वहाँ पे आ जाते, फिर उनको पता था ऐसे ऐसे प्लान किया है. मतलब मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, बट बोलते जाने तो तूने किया परफेक्ट ही क्या रहेगा, हमको देखने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि विपुल सर ने मैनेज किया, मतलब अपने को देखने का काम नहीं. और मेरा टचवुड मैनेजमेंट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो वैसा है. एज पर मे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर वॉलेंटरली टू मेक डिसीजन. देखो वॉलेंटरली, फोर्सफुली नहीं है ना. तुम किसी को मार के घर पे नहीं बिठा सकते, वो थोड़े दिन दबेगा. स्प्रिंग जैसे आप दबाओगे ना ज़्यादा उछल के ऊपर आएगा, वैसा है. सो यू हैव टू विन देयर माइंड. यू कैन नॉट, मतलब हिटलर जैसा नहीं चलेगा. टू एनहांस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस वाइल मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हाँ, मतलब लीडरशिप एबिलिटी क्यों चाहिए? पहला क्या बोला है, इन्फ्लुएंस अदर टू टेक डिसीजन वॉलेंटरली, long term success and maintain long term financial stability. Differential approach impact the vision and direction of the growth and potential success of the organization. To successful deal with the change, all executive need skill and tools for strategy formulation and implementation. तो लीडरशिप के 3 एस्पेक्ट दिए यहाँ पे. पहला, इन्फ्लुएंस अदर वॉलेंटरली, वर्क टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहांस टू मेंटेन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखा जाएगा यहाँ पे थोड़ा ऑड वर्ड है, बट मैं आपको बता दूँ लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेंटेन रिलेशनशिप. सो इफ यू कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप ना, देन हर एक डिपार्टमेंट अच्छा ही काम करेगा. एंड अगर आपका लीडरशिप स्किल पुअर है तो फिर, अगर आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, अच्छा लीडरशिप स्किल मतलब अच्छे रिलेशन मेंटेन करना नहीं, जो सही को सही बोलने का करेज रख सकता है एंड जो गलत को गलत बोलने का करेज रख सकता है विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड होकर जो बोल सकता है. दैट इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ लीडर, कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. ऐसा नहीं कि मेरे बंद ने किया मतलब वो सही है. मतलब ऐसा होता ना, उसको मराठी में बोलते, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो अच्छा है एंड सामने वाले का नालायक, वैसे नहीं होना चाहिए. सो बैलेंस अप्रोच होना ज़रूरी है. चलो अभी देखो उस पर, तो बिकमिंग स्ट्रेटेजिक लीडर, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड. पहला, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक एक्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसिंग. नाउ हम पढ़ेंगे पहले इन्फ्लुएंसिंग. बिल्ड कोलिशन, मोटिवेट द टीम, लीड बाय एग्जाम्पल. है ना, जैसे बहुत सारे महेंद्र सिंह धोनी, इट्स वेरी गुड लीडर, लोग उसको फॉलो करते हैं. काफ़ी क्रिकेटर बोलते हैं कि हमको महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना है, लीडरशिप स्किल, राइट ना. सो आपका सक्सेस क्या होगा, व्हेन पीपल से कि हमको ऐसा बनना है, दैट इज सक्सेस. सो बिल्ड गुड रिलेशनशिप. हाँ, एक्टिंग का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है वो करना. मैंने बताया ना, अनबायस्ड, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत. जैसे महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन बना था तो उसके ऊपर काफ़ी आलोचना हुई थी कि उसने सौरव गांगुली को निकाला, द्रविड़ को निकाला, सचिन तेंदुलकर को उसने किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट ये
काफ़ी सारे रूमर्स आते रहेंगे, बट ही मस्ट हैव डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम। मैंने उन्हें उसका इंटरव्यू देखा था कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते कि आपने टीम के मेंबर को हटाया, उसने कहा नहीं वैसा नहीं है, आई वॉन्ट टीम के लिए, आई वॉन्ट क्विकेस्ट रनर जो रन फास्ट दौड़ सकता है, तो मैंने टीम के हित में सब डिसीजन लिए एंड इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। जो भी उसने सुरेश रैना को लेकर टीम में, है ना, धीरे धीरे सबको बिल्ड किया, अच्छे अच्छे बॉलर्स बिल्ड किए, जहीर खान को बिल्ड किया, वैसा है। तो वो बोला है अलाइन द स्ट्रक्चर पीपल सिस्टम, कि अपना जो अचीव है, जैसे अपने वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो धोनी नहीं दिखेगा सुरेश रैना मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको लेना ही है, वो अगर उसके लिए फिट नहीं है तो नहीं लेना है, बस वैसा है। एंड ग्रास्प द कॉम्प्लेक्सिटी एम्बिग्विटी एंड इंटरप्ले द, हाँ मतलब क्या है कि थिंकिंग जब होगा वो, मतलब आपके साथ टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। टीम मेंबर को पता होना चाहिए जब क्रिकेट का मैच चालू होगा तो उनको धोनी ने पहले ही टारगेट बता कर रखना चाहिए कि भाई टुडे अपने को 300 रन बनाने, आप उसके हिसाब से खेलो, क्लैरिटी होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉल से 6 मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे इनिंग्स को आप बिल्ड कर सकते हो। आगे चलो, तो ये पॉइंट्स है, पहला स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। नाउ स्ट्रेटेजिक लीडर के फंक्शन क्या है, लीडर का काम क्या है, टू मैनेज द टीम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो अनबायस्ड होना चाहिए, सबसे क्रिटिकल क्वालिटी है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट से मिलता रहता हूँ, सो वहाँ पे भी आई हैव ऑब्जर्व द लीडरशिप। मतलब जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो ग्रेट लीडर है दे आर वेरी अनबायस्ड, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, ये अगर आपने किया तो कोई अड़चन नहीं आएगी। चलो पहला नेविगेटर, नेविगेट है ना, गूगल का होता है नेविगेटर। नेविगेटर क्या करता है, आपको दिशा दिखाता है। तो जो भी उसके टीम मेंबर्स है उनको बताना चाहिए कि भाई अपना ये टारगेट है, अपने को इस दिशा में जाना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर अलाइन नहीं होगा ना, तो फिर आप जाओगे इधर, ऑर्गेनाइजेशन जाएगा इधर। मतलब ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है महाबलेश्वर और आपको जाना है मुंबई पुणे से, दोनों अलग अलग दिशा में कैसे हो पाएगा। क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इशू, प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी टू इफेक्ट एक्शन। देखो क्या है, क्लैरिटी एंड क्विकली वर्क्स थ्रू एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इशू, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी एक्शन, दैट इज लीवरेज अपॉर्चुनिटी एंड रिजॉल्व द इश्यूज। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा टीम में तो इमीडिएटली आके उसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे क्रिकेट का टीम का मैंने बार बार एग्जांपल लिया था कि जब भी ऐसा हो गया कि दो प्लेयर में झगड़ा हो गया, सो धोनी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन। एक्शन मतलब उसने आ गया कि वो उसको सेटल करना चाहिए, वही दिया है। या टीम में कोई प्रॉब्लम आ गए तो उसको सोल्यूशन वही निकलेगा एज अ लीडर। सो लीडर का मेन काम है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू अकम्प्लिश दैट। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि अपने को मैच जीतना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किन बैट्समैन को आउट करना पड़ेगा, कैसे आउट करना पड़ेगा, उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। फील्डिंग कहाँ पे सेट करना है, बॉलिंग उस समय किसको देना है, किसको टीम में लेना है, किसको नहीं लेना है। It develop a long range course of action or set up goals to align with the organizational vision. Entrepreneur, yes, entrepreneur क्या करता है बताओ? बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, जो आइडियाज के ऊपर काम करता है एंड उसको सक्सेसफुल करता है। बिजनेस करना मतलब क्या, एक मेरे दिमाग में आइडिया है, उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना है, मतलब अपॉर्चुनिटी को ट्रैप करना है और उसके ऊपर काम करना है, वही दिया है। आइडेंटिफाई एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट। Mobilizer proactively builds and aligns stakeholders' capabilities, resources for getting things done quickly and achieving complex objective. मतलब जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर कौन रहते हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, करेक्ट ना। देन आपके शेयर होल्डर्स भी आप उसको बोल सकते हैं, करेक्ट ना। तो इन्होंने जिस पर्पज से पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी ने भी उसी दिशा में काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैंने खास मकसद से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उतना अगर गोल अचीव नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर विल स्टार्ट विड्रॉइंग देयर मनी, तो उनका भी इंटरेस्ट सर्व करना है। मतलब एज ए लीडर आपको टीम को तो मैनेज करना ही है, जो कंपनी का गोल है वो भी अचीव करना है, उसके साथ जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको मीट करना है। टैलेंट एडवोकेट, attract, develop, retain talent to ensure that people with the right skill and motivate them to yes, मतलब राइट रिक्रूटमेंट सही होना चाहिए, है ना। सही लोगों को एम्प्लॉय करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको रिटेन करना,
ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आईपीएल में अगर आपको पता रहेगा जो टीम सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मैंने सुना, आप क्रॉस चेक करना प्लीज़, उसमें 5 प्लेयर को वो रिटेन कर ही सकते हैं, बाकी प्लेयर ऑक्शन पे चले जाते हैं। तो ये 5 प्लेयर कौन से रिटर्न करना है, जैसे आरसीबी, वो विराट कोहली को कभी नहीं छोड़ेंगे, एबी डिविलियर्स को कभी नहीं छोड़ेंगे, करेक्ट ना। क्रिस गेल को छोड़ दिया था, वो भी था, बट एबिलिटी मतलब ये दिया कि टैलेंट कि जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को रखना ही है। तो आईपीएल में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ आप चेक कर लेना कि वो टीम 5 लोगों को होल्ड कर सकती है, रिटेन कर सकती है, एंड बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं एज पर देयर पॉलिसी दे विल गो फॉर ऑक्शन। तो फिर इधर उधर एक्सचेंज भी टीम प्लेयर का हो सकता है। तो वैसे ही है। कैप्टिवेटर, बिल्ड पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, कमिटेड होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। पैशन मतलब दिल से काम करना चाहिए, पैसे के लिए काम करने का मतलब नहीं है। करेक्ट ना, बोलते ना मेरा पैशन है, मेरे को ये काम करना बहुत पसंद है, कुकिंग इज़ माय पैशन, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसको अगर अपने करियर बनाया है तो आदमी दिल से काम करता है। करेक्ट ना, अगर आप फोर्सफुली काम करोगे, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो उसमें आप इतना अच्छा नहीं कर सकते हो। जैसे अभी आप ये कोर्स कर रहे हो, आपको पसंद है इसलिए आप इस कोर्स में आए। इमेजिन करो अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं है एंड आपको पेरेंट्स ने बोला कि तू कर, अगर आप उसमें से स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे वीडियो देख देख के, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं आपको। ग्लोबल थिंकर, integrate information from all sources to develop a well informed diverse perspective that can be used to optimize organization performance। हाँ, मतलब क्या है, उसका अलर्टनेस होना चाहिए, मतलब जो भी मार्केट, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो उसने देखना चाहिए। राइट ना। इंटीग्रेशन मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, बट टू द बेस्ट ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैसे यूज़ कर सकते देखना है। तो अलर्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, और ये आजकल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, वी नीड टू बी मोर अलर्ट। अपने आँख कान दिमाग सब खुला रखना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए भरोसा नहीं। चेंज ड्राइवर, create environment that embrace change, make change happen even if it is radical। करेक्ट, मैंने आपको पहले कहा था कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो या मैनेजमेंट हो, ये अभी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड पीपल डोंट लाइक टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठो, मैंने कहा कि तू कल से इस बेंच पे बैठ, स्टूडेंट नहीं बैठते, मैंने क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अभी आप घर पे जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, इफ़ आई आस्क यू टू सिट समवेयर एल्स, यू विल से नहीं, मेरे से नहीं होगा। और फिर वो बैठना अगर ज़रूरी है तो लीडर के पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपको बता पाए कि भाई तू उधर बैठ, तेरा फ़ायदा उसमें है। तो जो भी ऐसे बिजनेस में चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, डिफ़िकल्ट चेंजेस होते हैं। जैसे कोरोना की वजह से पूरा बिजनेस का मॉडल ही चेंज हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट वो चेंज इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्राइज गार्डियन मतलब उसका मेन पर्पज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। सो ही हैज़ टू सर्व ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्टली। Ensure shareholder value through courageous decision making that support enterprises or unit-wide interest। मैंने आपको बताया इन सब का एक ही मीनिंग है, अनबायस्ड ओपिनियन। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये अगर आप कर पाए तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड लीडर, अदरवाइज मुश्किल है। एंड करेज भी चाहिए, है ना, यू नीड करेज एंड यू नीड टू हैव राइट डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये दो अगर कैपेबिलिटी आप में है तो you can become a good leader। These 9 roles are important at a senior strategy level because they help leaders to understand what is to do be strategic. They address the broader challenge leader face as they transition from managing more narrow focus silos to taking the challenges of more enterprise leadership। ठीक है, ये जनरल पॉइंट दिए हैं। सो कितने पॉइंट्स अपने देखे, एक बार रिवाइज करते हैं। कितने पॉइंट्स? 9 पॉइंट्स देखे अपन ने। पहला कौन सा देखा अपन ने? चलो तो अपन एक फटाफट एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल पेज लेंगे तो बैठ जाएगा, क्या उसका हेडिंग होगा?
9, पहला क्या है? नेविगेटर। अभी नेविगेटर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें लिखना है अपने को, देखो क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इश्यूज, क्लियर एंड क्विकली वर्क्स थ्रू। अब इसमें अपने काम करो, इसमें आप लिखो क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कोई भी कंपनी में एडवर्स सिचुएशन अराइज होती है तो यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल, देन ओनली यू कैन डायरेक्ट अदर्स। स्ट्रेटेजिस्ट, क्या दिया लिखो, टू डेवलप अ लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन और सेट ऑफ गोल टू अलाइन विथ, यस, डेवलप लॉन्ग रेंज गोल, इतना लिखो। थर्ड, एंटरप्रेन्योर, आइडेंटिफाई न्यू आइडियाज, फिर वो आइडियाज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, जहाँ जहाँ पे अपन इंप्रूव कर सकते हैं वो, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। मोबिलाइजर, है ना, टू अलाइन इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, मतलब मैनेजमेंट का इंटरेस्ट, ओनर्स शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, जो टीम में लोग काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट अलाइन करके सबका पर्पस फुलफिल होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर मेरा फ़ायदा होना चाहिए, एज ए मैनेजमेंट फ़ायदा होना चाहिए, एज ए एम्प्लॉय मेरा फ़ायदा, सबका जब तक विन विन सिचुएशन सबके लिए रहेगा तभी सब लोग काम करेंगे। टैलेंट, टैलेंट में एक ही पॉइंट लिखो, टू रिटेन गुड टैलेंट। रिटेन गुड टैलेंट। नेक्स्ट, कैप्टिवेटर, मैं लिखता हूं कमिटेड, वही उसका मीनिंग है, या वही लिखो, जाने तो आपको वही पॉइंट लिखना है, क्या क्या कमिटेड लिखना है डायरेक्टली। कमिटमेंट लिखो या कमिटेड, कमिटेड टुवर्ड्स goal of organization. Then global thinker, change driver and guardian. ठीक है, ग्लोबल थिंकर, चेंज ड्राइवर एंड गार्डियन, ये सिंपल पॉइंट्स है। व्हाट इज ग्लोबल थिंकर? ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट ना,
मतलब इंटीग्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज फॉर, करेक्ट ना? सो चेंज ड्राइवर का मतलब क्या है कि कोई भी अगर चेंज होता है उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, मतलब उसको कैसे इजीली इम्प्लीमेंट किया जाए, देखो दिया है। है ना? ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है विच विल हेल्प अदर्स टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस। एंड गार्डियन फॉर, इट्स अ जनरल पॉइंट है, गार्डियन फॉर स्टेक होल्डर, सभी के लिए कॉमन गोल। इसमें किनका नाम लिखा है इन्होंने? ठीक है, सो ये थे 9 पॉइंट्स, इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। ठीक है, चलो ठीक है, अपन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड बाकी का फिर अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। इतना रिवाइज करके रखो एंड देन द रिमेनिंग थिंग्स विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।